एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो टॉपिक है उसका मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत देखेंगे हम इसके बारे में आज। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से कर ली सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 12 बजे अब से रोज़ एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियोस आएंगी। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर लीजिए और सारी वीडियोज़ को आराम से देखिए। ठीक है, जो भी वीडियो होगी शॉर्ट वीडियो होगी जो कि लेस देन 5 मिनट 5 मिनट से कम की होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होता है वो बेसिकली एक मॉनेटरी पॉलिसी का सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है आरबीआई इंडिया में, वो स्पेसिफिक टारगेट करता है जो इन्फ्लेशन रेट है मीडियम टर्म के लिए, और फिर उनको क्या करता है पब्लिशाइज करता है इन रेट्स को। ठीक है, उसके बाद जो करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट है वो रिलीज़ करती हैं, RCF वो रिलीज़ करती हैं। रिलीज़ किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2022 और 2021 में जो स्टेट है उसमें जो करंट इन्फ्लेशन बैंड उन्होंने दिया है वो दिया है कि 4% से लेके 2%, मतलब 4% से लेके 2%, इसके बीच में माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, इनके बीच में ही रहेगा। और थोड़ा बहुत 4% से जैसे मतलब +2 हो सकता है और इधर भी प्लस हो सकता है। ठीक है, वो अप्रोप्रिएट है फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स, 5 साल के लिए ये वाला जो इन्फ्लेशन बैंड इन्होंने बना रखा अभी करंट का 2020 और 2021 में, ये अप्रोप्रिएट है कमिंग 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल बैंक होता है वो सीक करता है, ये जिस करता है मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ होती है अपनी अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज जो बनाता है उसको बाय डूइंग किस तरह से करेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्टमेंट यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग के इससे करेगा। ठीक है, दिस डन बाय रेजिंग, कैसे कर सकता है, रेज करके या फिर लोअर करके अपने इंटरेस्ट रेट को बेस्ड ऑन अबव टारगेटिंग। ठीक है, जो उनका अबव टारगेटिंग है या फिर बिलो टारगेट इन्फ्लेशन, जो भी टारगेट इन्फ्लेशन से कम करके या फिर ज़्यादा करके अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको अप डाउन करके ये सब चीज़ें वो कर सकता है, जिससे जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है, ठीक है, और जो भी हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है जो जिसमें हमें रहना है, जो मैंने आपको बताया है कि 4% प्लस माइनस और 2%, ठीक है, इसके वहाँ पे रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कन्वेंशनल विजडम इज़ दैट राइजिंग इंटरेस्ट रेट यूजुअली कूल्स, जो इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ाते हैं उससे क्या हो जाता है, हमारा जो इकनॉमी है वो कूल्स हो जाती है टू रेने इन इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम वहीं साथ में अगर मान लीजिए लोअर कर दें इंटरेस्ट रेट को, यूजुअली जब हमारी जो इकनॉमी वो एक्सलेट होती है तो उससे हमारे जो इन्फ्लेशन है उसको बूस्टिंग मिलती है। ठीक है, आपको पता ही होगा जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसे अगर हम क्या कर दें, अगर रेज़ कर दिए जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, कूल हो सकती है इकनॉमी। ठीक है, और इन्फ्लेशन को हम मदद कर सकते हैं कम करने पे। लेकिन अगर उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन है वो बूस्टिंग, मतलब कि ऐसा इकनॉमी में चल रहा है कि बूस्ट करना है हमें, इन्फ्लेशन को बढ़ाना है और मंदी चल रही है, तो हमें उस टाइम पे अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देना है, जो बैंक वाले इंटरेस्ट रेट होते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और लोअर इंटरेस्ट रेट होगा। कम इंटरेस्ट रेट में आप क्या करते हैं, बैंक में जाकर लोन लेते हैं घर बनाने के लिए या फिर कार लेने के लिए, कुछ भी जिसके लिए भी। ठीक है, सो क्या होगा, हमारे जो इकनॉमी है वो एक्सलेट करेगी, आगे जाएगी, बूस्टअप होगा, लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे, जब डिफ्लेशन आता है उस टाइम पे पैसे कम होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आरबीआई जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम है उन्होंने ये अडॉप्ट किया, कब किया, अक्टूबर 2016 में इन इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग तब आई थी, और बाकी जो अलग अलग देश हैं उनमें पहले आ चुकी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं तो आपका इजीली मिल जाएगा। लेकिन एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मतलब कि ज़रूरी है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को आप समझना, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट में, जो कि टॉपिक्स में से ये सोचो कि लेस देन 5 मिनट्स के अंदर किस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं वो कवर किए जा सकते हैं। चलिए बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पर भी बात कर लेते हैं। पहला, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होता है वो अलाउ करता है मॉनेटरी पॉलिसी को कि फोकस करे डोमेस्टिक कंसिडरेशन में और रिस्पॉन्ड करे जो शॉक्स वगैरह आते हैं डोमेस्टिक हमारी इकनॉमी पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसकी बेनिफिट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, रेगुलर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ, अगर रेगुलर चैनल पर आप रहेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी
रहती है। उसके बाद न्यूमेरिकल इन्फ्लेशन टारगेट जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। अगर न्यूमेरिकल में अगर हम इन्फ्लेशन के को टारगेट को रख दें, जैसे हमने 4 to 2% देखा, जो इसमें रखेंगे तो सेंट्रल बैंक की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके, वो है कि पहला, प्रॉस्पेरिटी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, मतलब कि यहाँ पे जो सप्लाई साइड होती है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ डिमांड साइड को देखते हैं हम, फोकस करते हैं सिर्फ प्राइस लेवल पे कि प्राइस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन ऊपर नीचे क्या हो रहा है। ठीक है। सेकंड है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी का जो गोल है उसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टिंग अदर फैक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब कि जो प्राइस स्टेबिलिटी होती है सिर्फ हम उसको ही गोल बना के चलते हैं और जो बाकी फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, 2 ड्रॉबैक हो गए और बाकी बेनिफिट्स हैं इसके, जो कि मैंने इस साइड समझाया आपको। होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।